अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 15 ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री क्या है? ट्रिग्नोमेट्री जो है वो बेसिकली मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल्स है। ट्राइंगल्स के 6 कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स, ठीक है ना। तो इन 6 पार्ट्स में की मेजरमेंट्स जो है इसको हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्रिक मैथमेटिक्स की एक बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच है, ठीक है, और इसमें बहुत सारे लोगों ने देखे इस पैराग्राफ में, इसमें बहुत सारे जो साइंटिस्ट जो है वो कंट्रीब्यूशंस किया है। ये आप लोगों को इसलिए मैं ख़ास तौर पे दिखा रही हूँ कि एज अ ब्लैंक्स में ये चीज़ आ सकती है। ये किस किस ने जो है वो इस मैथमेटिक्स की ब्रांच में जो है वो कंट्रीब्यूशंस की हैं। इस पैराग्राफ में इनके नेम्स हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ क्या हैं ऑफ द एक्यूट एंगल। हम इसको देखते हैं कि ये ट्राइंगल में ये स्मॉल ए बी सी कहाँ से आ गए हैं, क्योंकि हमें तो एक ट्राइंगल पता था और उसके वर्टेक्स पता थे ए बी और सी, ठीक है। अब हम आपको इसको डिस्कस करते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। एक मैंने राइट एंगल ट्राइंगल ले ली है, ठीक है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। ये जो बॉक्स बना हुआ है ये इंडिकेट कर रहा है कि ये आपकी क्या है, 90 डिग्री है। अगर ये 90 डिग्री है तो इट मीन्स कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है। अब राइट एंगल ट्राइंगल आपको एक बात और पता है कि सम ऑफ ऑल एंगल इन ट्राइंगल इक्वल टू द 180। अगर ये 90 डिग्री हो गया है तो 180 में से 90 निकाल देते हैं तो 90 बचता है। इसका मतलब है कि ये जो दोनों एंगल हैं इन दोनों का सम कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए, ताकि इन दोनों का सम 90 और ये वाला 90 मिला के 180 बनेगा। तो सम ऑफ ऑल एंगल इन ट्राइंगल 180 के इक्वलेंट हो जाएंगे। इससे एक और बात भी पता चलती है कि ये दोनों एंगल क्या होंगे, एक्यूट होंगे। एक्यूट कैसे पता चला? क्योंकि ये दोनों एंगल 90 से लेसर है। लाज़मी बात है, इन दोनों का सम 90 के बराबर है ना, तो इसका मतलब है कि ये वैल्यू भी 90 से कम होगी और ये भी 90 से कम होगी, और इन दोनों को मिलाएंगे तो 90 बनेगा। तो ये चीज़ हो गई। अब हमें देखते हैं कि अगर इस ट्राइंगल में, ये तो हमें पता ही है कि 90 डिग्री है, ये एक एक्यूट एंगल, ये बात पता है। अगर ये एंगल अंडर कंसिडरेशन है, यानी हमें इसको मालूम करना है, तो इसके ये वाली वैल्यू जो है, ये जो इसकी बॉटम है इसके साथ अटैच्ड हुई हुई है इस वाले एंगल के, इसको हम कह देते हैं बेस, ठीक है। और इस जहाँ पर ये एंगल है उसके सामने वाले हिस्से को हम कह देंगे परपेंडिकुलर, ठीक है। इसको मैं पी से भी डिनोट कर सकते हैं, इसको हम बी से डिनोट कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं ये चीज़ आपको जो है नहीं पी वाली और डी वाली बता रही। अभी मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ कि ये बेस है। बेस कैसे पता चल रही है, देखें कि बेस और परपेंडिकुलर्स हैं। ये नहीं कह देंगे कि जी बॉटम वाली लाइन है तो वो बेस होगी और ये यूँ जो है वो परपेंडिकुलर होगी, ऐसा नहीं है। जो एंगल अंडर कंसिडरेशन होता है, यानी कि जो एंगल आपके सामने होता है जिसको मालूम करना होता है, उसके साथ जो लाइन जुड़ी हुई है उसको बेस कहेंगे और उसके सामने वाली लाइन को परपेंडिकुलर कहेंगे। ये दो बातें हो गई, इसका पता चल गया ये क्या है, इसका पता चल गया ये क्या है। अब ये वाली लाइन रह गई है, ये वाली लाइन जिसमें 90 डिग्री बन रहा होता है उसके सामने वाला पोर्शन, यानी ये 90 डिग्री है ना, इसका बॉक्स बना हुआ है, इसका मतलब ये 90 है। तो इसके जो सामने वाला बॉक्स है उसको हम कहते हैं हाइपोटेनस। सही है। ठीक है, ये हम इसको कहते हैं हाइपोटेनस। ये बात हो गई कि आपको तीनों की साइडों के नाम पता चल गए हैं। अब हम देखते हैं इनको स्मॉल। यहाँ पर कैपिटल ए लिखा हुआ है तो उसके सामने वाली वैल्यू को स्मॉल ए कह देंगे। ये कैपिटल सी लिखा है, उसके सामने वाली वैल्यू को स्मॉल सी कह देंगे। और ये कैपिटल बी लिखा है, उसके सामने वाली वैल्यू को बी कह देंगे, स्मॉल वाला। तो ये स्मॉल ए बी सी डी इस तरह से लिखा जाता है। इसमें साइडों के बेसिकली नेम पता होने चाहिए आपको कि नेम क्या क्या है और उनका क्या काम है। हाइपोटेनस कभी भी चेंज नहीं होगा क्योंकि 90 के सामने वाला हाइपोटेनस ही होगा। हाँ, ये बेस और परपेंडिकुलर आपस में चेंज होते रहेंगे क्योंकि कभी एंगल आपको ये मालूम करना है, ये कंसिडरेशन में होगा, कभी एंगल ये वाला कंसिडरेशन में होगा। तो जो भी एंगल कंसिडरेशन में होगा उसके हिसाब से बेस और परपेंडिकुलर सेट होंगे। दोबारा रिपीट कर रही हूँ, अगर ये एंगल कंसिडरेशन है यानी ये आपके पास मौजूद है और इससे रिलेटेड वैल्यूज़ निकालनी है तो उसके साथ जो लाइन जॉइंट है उसको बेस कहते हैं और उस एंगल के सामने वाली वैल्यू को परपेंडिकुलर कहते हैं। अगर सपोज़ ये एंगल नहीं होता, ये वाला एंगल कंसिडरेशन होता है, यहाँ पर थीटा लिखा हुआ होता, तो इसके साथ वाली लाइन बेस बन जाती और इस एंगल के सामने वाली वैल्यू परपेंडिकुलर बन जाती, यानी ये दोनों आपस में बदलेंगे एंगल की वजह से। अब आ जाते हैं नीचे, साइन थीटा। ये देखें ना, थीटा आ गया ना, तो इसका मतलब है इससे रिलेटेड चीज़ें निकालनी है। साइन थीटा बराबर होता है, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर अपॉन ये पी जो है परपेंडिकुलर का और एच जो है वो हाइपोटेनस का। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस क्या, अब इस फिगर में आप बताएं। स्मॉल अल्फ़ाबेट में परपेंडिकुलर था ए, तो ए लिख दिया, हाइपोटेनस था सी, तो सी लिख दिया, तो ए अपॉन सी आ गया।
कॉस थीटा बराबर है बेस अपॉन हाइपोटेनस के। इसका बेस क्या है, बी ही है, और हाइपोटेनस सी है तो सी लिख दिया। टेन थीटा है परपेंडिकुलर अपॉन बेस के, परपेंडिकुलर था ए, बेस है बी, ये बात हो गई। अब ये जो तीन मालूम होने चाहिए, साइन का अपोजिट कॉसेक है, कॉस का अपोजिट सेक है, टेन का अपोजिट कॉट है। ये अगर बी अपॉन पी अपॉन एच था तो इसको मैंने उल्टा कर दिया एच अपॉन पी। तो पी अपॉन एच की वैल्यू ए अपॉन सी है तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, सी अपॉन ए। इसका उल्टा सी अपॉन बी, इसका ए बी का उल्टा बी अपॉन ए। यानी कि इससे एक बात समझ में ही आती है कि साइन का उल्टा कॉसेक बनता है, कॉसेक यानी अपॉन में कॉस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कॉट। इसी तरह से मैंने इस फॉर्मूले को बना लिया कि साइन का उल्टा वन अपॉन कॉसेक, तो कॉसेक का उल्टा क्या होगा, वन अपॉन साइन। यानी कॉसेक के इधर ले जाएं, साइन को इधर ले जाएं तो ये एक दूसरे के साथ निकल आएंगी। कॉस का उल्टा वन अपॉन सेक, अगर सेक मालूम करना है तो कॉस यहाँ आ जाएगा, तो सेक थीटा वन अपॉन कॉस थीटा। टेन का उल्टा वन अपॉन कॉट थीटा, ठीक है ना। अगर कॉट मालूम करना है तो कॉट वहाँ चला जाएगा, टेन इधर आ जाएगा। ये देखें, इस तरह से ये फार्मूलाज देखें बनेंगे। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी।